हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉर्निया और उसके कुछ डिजीजेस के बारे में बात करेंगे, जो कि हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉर्निया के बारे में। तो कॉर्निया होता क्या है? तो बोला गया है कि इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट अवैस्कुलर वॉच ग्लास लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिकली कॉर्निया क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट होता है, अवैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ही इसकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। ये वॉच ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है। वॉच ग्लास लाइक स्ट्रक्चर से मतलब क्या है कि जो हमारे वॉच होते हैं, हैंड वॉच या रिस्ट वॉच जो होती हैं, उसके ऊपर जो ग्लास होता है जो क्या करता है, इंटरनल पार्ट को कवर करता है। उसी तरह जो हमारा कॉर्निया होता है वो भी वॉच ग्लास लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि हमारे इंटरनल जो आई के स्ट्रक्चर्स है उनको कवर करता है, साथ ही साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर कॉर्निया की बात करें तो ये फॉर्म करता है अबाउट एंटेरियर 1/6 पार्ट ऑफ द आउटर कोट ऑफ द आईबॉल। जो हमारा आउटर कोट ऑफ द आईबॉल है, जिसको फाइब्रस कोट भी कहते हैं, उसमें दो पार्ट देखने को मिलते हैं, एक कॉर्निया और दूसरा स्केलेरा। तो उसमें से जो हमारा कॉर्नियल पार्ट होता है वो कवर करता है एंटेरियर 1/6 ऑफ द आईबॉल या फिर आउटर कोट ऑफ द आईबॉल को। अगर हम कॉर्निया के डायमेंशन की बात करें तो इसमें हमें एक सरफेस देखने को मिलता है। ये जो सरफेस होता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक एंटेरियर सरफेस और दूसरा पोस्टीरियर सरफेस। जो एंटेरियर सरफेस होता है बेसिकली इसमें दो तरह के डायमीटर देखने को मिल सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर और एक वर्टिकल डायमीटर। अगर हमारे कॉर्निया है तो एक उसका क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायमीटर देखने को मिलेगा और एक वर्टिकल डायमीटर देखने को मिलता है। तो जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर होता है वो क्या होता है, 11.7 मिलीमीटर होता है। वहीं पे वर्टिकल डायमीटर जो होता है 11 मिलीमीटर, जो कि थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू द हॉरिजॉन्टल डायमीटर। अगर कॉर्निया के थिकनेस की बात करें तो इसकी जो थिकनेस सेंटर पे होती है वो होती है अबाउट 0.5 to 0.6 mm। मतलब कि कॉर्निया जो होता है सेंटर पे थोड़ा थिन होता है। और वहीं पे पेरीफेरी की बात करें तो पेरीफेरी पे इसका जो थिकनेस होता है 1 to 1.2 मिलीमीटर होता है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी, क्योंकि एमसीक्यू इस पर्पस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्या क्या याद रखना कि डायमेंशन में सबसे पहले कॉर्निया के दो स्ट्रक्चर्स हम लोग ने देखा, सरफेस देखा। सरफेस में दो सरफेस था, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस में हॉरिजॉन्टल डायमीटर जो होता है 11.7 मिलीमीटर होता है, वर्टिकल डायमीटर जो होता है वो 11 mm होता है। वहीं पे पोस्टीरियर सरफेस की हम बात करें तो जो एवरेज डायमीटर होता है पोस्टीरियर सरफेस का वो होता है 11.5 मिलीमीटर। थिकनेस हम लोग ने देखा, थिकनेस क्या होता है, सेंटर पे कम होता है, जो कि होता है अबाउट 0.5 to 0.6 मिलीमीटर। एंड पेरीफेरी पे थिकनेस एज कम्पेयर टू द सेंटर ज़्यादा होता है, जो होता है अबाउट 1 to 1.2 मिलीमीटर। अब बात करेंगे रेडिया ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया की। तो बेसिकली इसके दो रेडिया है, दो सरफेस है, तो ऑफकोर्स दो रेडियाई रहेंगे, एक एंटेरियर रेडियाई रहता है, एक पोस्टीरियर रेडियाई। जो एंटेरियर रेडियाई होता है उसका वैल्यू होता है अबाउट 7.8 मिलीमीटर। वहीं पे जो पोस्टीरियर रेडियाई है उसका वैल्यू होता है 6.5 मिलीमीटर। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है कॉर्निया का वो होता है 1.376। ठीक है, 1.376। और रिफ्रैक्टिव पावर की बात करें तो वो होता है 45 डायप्टर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिव पावर वाला थिंग, कि रिफ्रैक्टिव पावर क्या होता है कॉर्निया का 45 डायप्टर होता है। और क्लिनिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है 3/4 ऑफ द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द होल आई को फॉर्म करता है। मतलब कि पूरे आई का जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो होता है 60 डायप्टर। ठीक है, पूरे आई का 60 डायप्टर होता है, उसका जो 3/4 पार्ट है वो उसको फॉर्म कर देता है, अकेले कॉर्निया फॉर्म कर देते हैं। अब हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द कॉर्निया की। तो जो कॉर्निया होता है उसमें हमें कितने लेयर देखने को मिलते हैं, 6 लेयर्स देखने को मिलते हैं विद इन द कॉर्निया। ठीक है, कितने 6 लेयर हमें देखने को मिलते हैं विद इन द कॉर्निया। ये जो कॉर्नियल लेयर है इसमें 6 लेयर जो है, अभी एक जो पांचवा लेयर है, पहले तो हम 5 ही लेयर इसके कंसिडर होते थे, लेकिन एक छठा लेयर अभी वहाँ पे फाइंड आउट किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बाहर की लेयर होती है जिसको बोलते हैं एपिथेलियम। एपिथेलियम के भी अंदर 5 से 6 लेयर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है दूसरा बोमेंस मेम्ब्रेन, तीसरा आता है सबस्टेंसिया प्रोप्रिया लेयर जिसको हम लोग कॉर्नियल स्ट्रोमा भी कहते हैं। इसके बाद आता है प्रीडेसेंट मेम्ब्रेन जिसको हम लोग डुआज लेयर कहते हैं। और आता है डिस्मेंट मेम्ब्रेन जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या होता है, रीजनरेट कर पाता है। और लास्ट में आता है सबसे इनर मोस्ट जो होता है एंडोथेलियम लेयर होता है। तो बेसिकली हम लोग इसके लेयर की बात करेंगे तो क्या क्या देखा हम लोग ने, कि जो कॉर्निया होता है आउटर मोस्ट पार्ट होता है, फॉर्म करता है 1/6 ऑफ द आउटर फाइब्रस कोट। इसके अंदर कॉर्निया के अंदर कितने लेयर देखने को मिलते हैं, 6 लेयर। अभी यहाँ पे इमेज में आपको 5 ही लेयर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो छठवां लेयर है अभी जस्ट रिसेंटली डिस्कवर
हुआ है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, ये जो 6 लेयर है इसमें सबसे बाहर आता है एपिथेलियल लेयर। एपिथेलियल लेयर में 6 लेयर अलग से होते हैं, 5 से 6 लेयर और पाए जाते हैं, इसलिए एपिथेलियल लेयर क्या होता है एज कम्पेयर टू द एंडोथेलियम ज़्यादा थिकर होता है। उसके बाद दूसरा लेयर आता है दैट इज़ द बोमेंस लेयर आता है। और थर्ड लेयर जो कि सबसे बड़ा लेयर है वो क्या है हमारा स्टोमेटल लेयर, स्टोमा लेयर। एंड देन डिसेंट मेम्ब्रेन आता है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे एक अभी डिस्कवर हुआ है लेयर जिसको हम लोग प्री डेसेंट मेम्ब्रेन कहते हैं या प्री डेसेंट लेयर कहते हैं, जिसको हम लोग डुआज लेयर भी कहते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट डुआज थे उन्होंने इसका डिस्कवरी किया है। और इसके बाद यहाँ पे एक 6th लेयर जो कि एंडोथेलियम देखने को मिलता है, जो कि सिंगल सेल का बना हुआ लेयर रहता है। तो ये 5 से 6 लेयर हमें देखने को मिलते हैं विद इन द कॉर्निया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द कॉर्निया की। तो बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा कॉर्निया होता है अवेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो कंजक्टाइवल टिश्यू, सब कंजक्टल टिश्यू जो कि कॉर्निया को ओवरलैप करता है पेरीफेरी पे, वहाँ से इसको ब्लड सप्लाई मिलता है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जो कॉर्निया होता है उसको ब्लड सप्लाई मिलता है बाय द एंटेरियर सिलियरी वेसल एट द पेरीफेरी अबाउट 1 मिलीमीटर एट द पेरीफेरी मिलता है, क्योंकि बीच से ये कैसा है अवेस्कुलर है। इनफैक्ट इन सब कंजक्टाइवल टिश्यू विच ओवरलैप्स द कॉर्निया। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे पेरीफेरी में भी जो सब कंजक्टाइवल टिश्यू है जो कि पेरीफेरी पे क्या करता है कॉर्निया को ओवरलैप करता है, वहाँ से एंटेरियर सिलियरी वेसल निकल के क्या करती है पेरीफेरी पे जो हमारा कॉर्निया है उसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। सेकेंड आता है दैट इज द नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में एंटेरियर सिलियरी जो नर्व्स होते हैं जो कि ब्रांच ऑफ 5th क्रेनियल नर्व्स की, वो क्या करती हैं यहाँ पे हमारे कॉर्निया को सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। अगर हम बात करेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी की, तो बेसिकली अप्लाइड फिजियोलॉजी में जो हमारा कॉर्निया है उसके 2 मेन फंक्शंस देखने को मिलते हैं या फिर प्राइमरी फंक्शन बोल सकते हैं। इसमें सबसे पहले मेन फंक्शन क्या है कि जो हमारा कॉर्निया है वो एक्ट करता है एज अ मेजर रिफ्रैक्टिव मीडियम, क्योंकि हम लोग ने देखा कि हमारे पूरे आई का जो रिफ्रैक्टिव पावर होता है वो कितना होता है 60 डायोप्टर होता है, और उसमें से अबाउट 3/4 दैट इज द 45 जो डायोप्टर का पावर होता है कौन प्रोवाइड कर देता है, सिर्फ कॉर्निया। इसलिए क्या है एक मेजर रिफ्रैक्टिव मीडियम प्रोवाइड करता है किसके लिए, आई के लिए। और सेकंड जो फंक्शन इसका है कि टू प्रोटेक्ट द इंट्राऑक्यूलर कंटेंट, क्योंकि जो हमारा एयर है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन आता है, सिर्फ कॉर्निया। और अदर जो इंटरनल हमारे आई स्ट्रक्चर है, आई बॉल की स्ट्रक्चर, उसको प्रिवेंट करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, बेसिकली हमारा कॉर्निया करता है। जो कॉर्निया होता है ये 2 फंक्शन कैसे मेंटेन कर पाता है, क्योंकि कॉर्निया क्या होता है ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी वजह से वो रिफ्रैक्टिव मीडियम फॉर्म करता है, और साथ ही साथ प्रोटेक्ट कैसे करता है, ये रेगुलरली क्या करता है रिप्लेसमेंट करता है ऑफ इट्स टिश्यू। जो भी इसके टिश्यूज होते हैं, जो भी सेल्स होते हैं, ये डे टू बाई डे क्या होते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं, नए टिश्यू रीजनरेट होते रहते हैं। तो इस तरह से क्या करता है वो अपनी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करके रिफ्रैक्टिव मीडियम फॉर्म करता है और इंट्राऑक्यूलर जो कंटेंट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब हम मेजरली बात करेंगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवास में या फिर हमारे पेपर्स में भी, कि जो कॉर्निया है वो अपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कैसे कर पाता है। कोई तो रीज़न होगा, क्योंकि और भी सारे स्ट्रक्चर इसमें सेल भी पाए जाते हैं, तो फिर भी ये अपनी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कैसे करता है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो बोला गया कि जो कॉर्निया होता है वो अपनी ट्रांसपेरेंसी क्यों मेंटेन कर पाता है, क्योंकि इसमें पेक्यूलियर अरेंजमेंट होते हैं कॉर्नियल लैमेला के। जो कॉर्नियल लैमेला होता है वो पेक्यूलियर अरेंज्ड रहते हैं। साथ ही साथ जो हमारा कॉर्निया होता है वो कैसा होता है अवेस्कुलर होता है, और इसमें रिलेटिव स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। मतलब कि ज़्यादातर इसमें क्या है, हम लोग ने देखा कि स्ट्रोमल लेयर सबसे ज़्यादा है, तो 78% वाटर कंटेंट होने की वजह से क्या करता है ये अपनी वेस्कुलरिटी को कम रखता है, और साथ ही साथ अपने ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ ये क्या होता है कॉर्नियल क्रिस्टलिन्स इसमें पाए जाते हैं, जो कि सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं केरोटोसाइट्स के, जो कंट्रीब्यूट करते हैं कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी में। तो ये सभी डिफरेंट रीजन्स है जिनकी वजह से कॉर्निया अपनी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर पाता है। वहीं पे हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ द कॉर्निया की। तो बेसिकली जो 2 लेयर्स हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो 2 लेयर्स सबसे ज़्यादा मेटाबोलाइज होंगे वो एपिथेलियम और एंडोथेलियम होते हैं, क्योंकि एपिथेलियम जो लेयर होता है वो क्या होता है बाहर से कांटेक्ट में आता है एयर के, और एंडोथेलियम लेयर जो होता है इनर साइड से कांटेक्ट में आता है हमारे एक्वस ह्यूमर के साथ। तो ये दोनों लेयर ही क्या है किसी के कांटेक्ट में आते हैं, तो यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा मेटाबॉलाइजिंग देखने को मिलता है। अब उसमें भी जो हम लोग ने देखा कि एपिथेलियम जो है वहाँ पे 5 से 6 लेयर होते हैं, इसलिए जो एपिथेलियम होता है वो अबाउट 10 टाइम्स थिकर होता है एज कम्पेयर टू द
एंडोथेलियम। ये याद रखना है कि जो हमारा एपिथेलियम है वो अबाउट 10 टाइम्स क्या है, मोर थिकर है एज कम्पेयर टू द एंडोथेलियम। और इसीलिए ज़्यादा थिक लेयर होने की वजह से जो एपिथेलियम होता है उसको रिक्वायर करता है लार्ज सप्लाई ऑफ मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट, क्योंकि उसमें सेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है तो सभी सेल्स को रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट की ज़रूरत किसको ज़्यादा पड़ती है, एपिथेलियम को। अब सोर्सेस क्या क्या है न्यूट्रिएंट को फॉर द कॉर्निया, ठीक है, मतलब कि कॉर्निया को न्यूट्रिएंट कहाँ कहाँ से मिलता है, तो इसके दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो उसको सॉल्यूट की ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फिर अदर सॉल्यूट्स हो गया, जिससे उसको क्या हो सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो ये बेसिकली बाय द सिंपल डिफ्यूजन और बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू द एक्वस ह्यूमर देखने को मिलता है, ठीक है। जो हमारा एक्वस ह्यूमर है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स को, सॉल्यूट्स को कैरी करता है, और वो बाय द सिंपल डिफ्यूजन या फिर बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ पे जाते हैं, हमारे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारी कॉर्निया उसको यूज़ करती है। वहीं पे ऑक्सीजन की सप्लाई करें तो ऑक्सीजन बेसिकली दो जगह से मिलता है इसको, डायरेक्टली फ्रॉम द एयर थ्रू द टीयर फिल्म। टीयर फिल्म के थ्रू क्या होता है, डायरेक्ट हमें मिल जाता है। अब टीयर फिल्म का वीडियो मैं जस्ट अपलोड करने वाला हूँ, तो उसका भी वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। टीयर फिल्म में कौन कौन से लेयर होते हैं, टीयर फिल्म का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका कार्य क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे उसमें। अब क्या बोला गया कि जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है ये कहाँ से मिलता है, उसको डायरेक्ट या तो टीयर फिल्म से ले सकता है या फिर बाय द एक्टिव प्रोसेस बाय द एपिथेलियम, मतलब कि जो एक्वस ह्यूमर है उससे भी ये क्या करता है, ले सकते हैं। इसके अलावा एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है किसका, कॉर्निया का, वो होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। अब हम बात करेंगे कंजेनाइटल एनोमलीज क्या क्या देखने को मिल सकते हैं विद इन द कॉर्निया। तो सबसे पहले आता है कि इसमें मेगैलोकॉर्निया देखने को मिल सकता है। मेगैलोकॉर्निया क्या होता है कि जो कॉर्निया होता है वो उसका साइज बढ़ जाता है। बेसिकली जो डायामीटर होता है वो कितना होना चाहिए, 11.7 11.5 के आसपास होना चाहिए, लेकिन ये बढ़ जाता है अबाउट 13 मिलीमीटर या फिर 13 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेगैलोकॉर्निया। वहीं पे सेकेंड कंडीशन आता है माइक्रोकॉर्निया। माइक्रोकॉर्निया का डायमीटर जो होता है 10 से भी कम हो जाता है, मतलब कि 10 मिलीमीटर से भी जब डायमीटर कम हो जाए तो उसको बोलते हैं माइक्रोकॉर्निया। और तीसरा आता है कॉर्निया प्लाना। कॉर्निया प्लाना बेसिकली रेयर कंडीशन देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो कॉर्निया होता है वो फ्लैट रहता है सिंस द बर्थ। अब हम बात करेंगे इन्फ्लेमेशन। अगर ये तो हम लोग ने कंजेनाइटल देख लिया, अब एनोमलीज। अगर इन्फ्लेमेशन देख रहे हैं हम कॉर्निया के, तो बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केरेटाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया को क्या बोलते हैं, केरेटाइटिस। तो केरेटाइटिस में बेसिकली 3 कंडीशन देखने को मिलते हैं, या तो कर्नियल एडिमा देखने को मिलेगा, या तो सेल्यूलर इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, या फिर सिलियरी कंजेशन। ये 3 कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है इन केस ऑफ द कॉर्नियल इन्फेक्शन। अब इसमें भी 2 कंडीशन मेन देखने को मिलते हैं विद इन द केरेटाइटिस या फिर कॉर्नियल इन्फेक्शन में, इन्फ्लेमेशन में। सबसे पहले आता है एक अल्सरेटिव केरेटाइटिस, ठीक है। अल्सरेटिव केरेटाइटिस क्या होता है कि जिसमें इन्फ्लेमेशन के साथ साथ यहाँ पे कॉर्निया में अल्सर का फॉर्मेशन देखने को मिले। और दूसरा कंडीशन आता है नॉन अल्सरेटिव केरेटाइटिस। तो सबसे पहले हम लोग अगर अल्सरेटिव केरेटाइटिस की बात करें तो अल्सरेटिव केरेटाइटिस बेस्ड ऑन द लोकेशन 2 तरह का होता है, कि सेंट्रल हो सकता है या फिर पेरिफेरल। मतलब कि अगर अल्सर्स क्या हो गया, सेंटर ऑफ द हमारे कॉर्निया देखने को मिलेंगे तो उसको बोलते हैं सेंट्रल केरेटाइटिस और सेंट्रल अल्सरेटिव केरेटाइटिस। और अगर वही पेरीफेरी पे रहेंगे तो उसको बोलते हैं पेरीफेरल अल्सरेटिव केरेटाइटिस। वहीं पे प्यूलेरेंसी की बात करें, प्यूलेरेंसी क्या हो गया कि वहाँ पे डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन की डिस्चार्ज का वहाँ पे डिस्चार्ज है कि नहीं, 2 तरह के देखने को मिलते हैं, प्यूलेरेंट और नॉन प्यूलेरेंट। अगर डिस्चार्ज रहेगा तो उसको बोलते हैं प्यूलेरेंट अल्सरेटिव केरेटाइटिस, और नहीं रहेगा तो उसको बोल देंगे नॉन प्यूलेरेंट अल्सरेटिव केरेटाइटिस। अब डिपेंडिंग अपॉन द असेसमेंट ऑफ द हाइपोपॉन, मतलब हाइपोपॉन क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ पस इन बिटवीन द कॉर्निया एंड द आइरिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब कॉर्निया और आइरिस के बीच में क्या होता है, वहाँ पे पस देखने को मिलता है। पस तो यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, प्यूलेरेंट डिस्चार्ज यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कॉर्निया के आउटसाइड है। लेकिन ये क्या हो रहा है, कॉर्निया और आइरिस के बीच में जब रहे तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोपॉन। अब इसमें 2 देखने को मिलता है कि सिंपल अल्सरेटिव केरेटाइटिस हो सकता है जिसमें हाइपोपॉन न हो, और दूसरा हो सकता है जिसमें हाइपोपॉन प्रेजेंट हो, ऐसा कॉर्निया लग सकता है। फिर चौथा कंडीशन आता है हमारे पास कि डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ, कि कितने डेप्थ तक बेसिकली ये कॉर्नियल अल्सरेशन पहुंचा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में ये सुपरफिशियल हो सकता है, डीप हो सकता है,
और साथ ही साथ यहाँ पे परफोरेशन देखने को मिल सकता है, इम्पेडिंग परफोरेशन हो सकता है, या फिर परफोरेटेड जो सुपरफिशियल परफोरेशन है वो देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट कंडीशन आती है अल्सरेटिव कंडीशन में कि यहाँ पे स्लग फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है कि नहीं। अगर स्लग फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है तो स्लगिंग अल्सरेटिव केराटिटिस बोलते हैं, और अगर नहीं देखने को मिल रहा है तो उसको नॉन स्लगिंग अल्सरेटिव केराटिटिस देखने को मिलती है। तो ये 5 कंडीशन हमें देखने को मिलती है विद इन द अल्सरेटिव केराटिटिस। अब हम बात करेंगे नॉन अल्सरेटिव केराटिटिस के। तो नॉन अल्सरेटिव केराटिटिस में भी हमें कुछ डिविजन देखने को मिलते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है। तो उसके बेसिस पे ये सुपरफिशियल हो सकता है या तो डीप हो सकता है। सुपरफिशियल में भी सबसे पहले आता है डिफ्यूज सुपरफिशियल केराटिटिस। क्या होता है? डिफ्यूज से देखने को मिलता है। और दूसरा आता है सुपेरियर पंक्चरेट केराटिटिस, ठीक है। और वहीं पे डीप में 2 देखने को मिलता है, एक होता है नॉन सेपरेटिव और दूसरा होता है सेपरेटिव। नॉन सेपरेटिव जो होता है ये बेसिकली कौन से फॉर्म में रहता है? तो इंटरस्टिशियल डिसीफॉर्म केराटिटिस प्रोफंडा और स्क्लेरोसिंग जो केराटिटिस होता है, ये सभी कैसे किसके एग्जाम्पल है? नॉन सेपरेटिव केराटिटिस या फिर नॉन सेपरेटिव नॉन अल्सरेटिव केराटिटिस। वहीं पे सेपरेटिव केराटिटिस में बेसिकली 2 देखने को मिलता है, या तो सेंट्रल कॉर्नियल एब्सेस हो सकता है या फिर पोस्टेरियर कॉर्नियल एब्सेस देखने को मिल सकता है। वहीं पे हम लोग एटियोलॉजी की बात करेंगे, किन किन कारणों से ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ द कॉर्निया। तो सबसे पहले आता है इन्फेक्टिव एटियोलॉजी। इन्फेक्टिव एटियोलॉजी में क्या होता है कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे क्या कॉज करते हैं? इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे कि क्लेमाइडियल केराटिटिस हो गया, फिर बैक्टीरियल केराटिटिस हो गया, वायरल केराटिटिस हो सकता है, फंगल केराटिटिस, प्रोटोजोअल मतलब कि अमीबायोटिक केराटिटिस हो सकता है, और स्पाइरोटल केराटिटिस देखने को मिल सकता है। तो ये डिफरेंट कंडीशन देखने को मिलते हैं, 6 कंडीशन देखने को मिलते हैं इन द इन्फेक्टिव केराटिटिस। उसके बाद आता है दूसरा हमारे पास एलर्जिक केराटिटिस। एलर्जिक केराटिटिस में बेसिकली 3 कंडीशन देखने को मिलते हैं, जिसमें आता है पहला प्लाइसेंटुलर केराटिटिस। इसमें क्या होता है कि स्मॉल रेस्ड येलोविश व्हाइट पम्प्स देखने को मिलते हैं विद इन द कॉर्निया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे व्हाइट पम्प्स देखने को मिल रहे हैं किसमें? कॉर्निया में। तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैक्टेनुलर केराटिटिस। वहीं पे दूसरा कंडीशन हमें देखने को मिलता है इसमें, जो कि है वर्नल केराटिटिस। वर्नल केराटिटिस क्या होता है कि ये एलर्जिक आई डिसीज है, जो कि प्राइमरली अफेक्ट करता है चिल्ड्रन और यंगर। सबसे ज़्यादा ये किस में देखने को मिलता है? चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा कॉर्निया है उसमें क्या हो रहा है? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जा रहे हैं, नोडल्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्नल केराटिटिस। ये ज़्यादातर अफेक्ट करता है किसको? चिल्ड्रन को। चिल्ड्रन जो कि 10 साल से कम है उसमें हमें देखने को मिल सकता है। अब ये क्या बोला गया है कि ये इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पे ईचिंग सेंसेशन देखने को मिलती है, रब करने की वजह से हो सकता है, थोड़ा मोड़ा स्लाइट पेन भी देखने को मिल सकता है, और ये जो कंडीशन होती है वो टोटली ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकती है। एंड थर्ड कंडीशन आते हैं दैट इज द अटोपिक केराटिटिस। अटोपिक केराटिटिस में बोला गया कि इट इज एलर्जिक कंडीशन ऑफ द आई लिड एंड द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई। जो आई लिड है और उसके आगे के जो सरफेसेस है उसमें जब एलर्जिक कंडीशन देखने को मिलते हैं, ये डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन देखने को मिल सकती है, तो इसको बोलते हैं एटोपिक केराटिटिस। उसके अलावा ट्रॉपिक में बेसिकली एक्सपोजर केराटिटिस देखने को मिल सकता है, न्यूरोट्रॉपिक केराटोपैथी देखने को मिलता है, केराटोमेलेसिया या फिर एरिथोमेटस अल्सरेशन देखने को मिल सकता है विद इन द कॉर्निया। केराटिटिस जो एसोसिएटेड होता है स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन डिजीज देखने को मिल सकता है, ट्रॉमेटिक केराटिटिस देखने को मिल सकता है, और कुछ इडियोपैथिक केराटिटिस भी हमें देखने को मिल सकते हैं, मतलब विदाउट नोन रीजन भी देखने को मिल सकते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो यहाँ पे रूटीन लैब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ESR कर सकते हैं, ब्लड शुगर कर सकते हैं, यूरिन और स्टूल का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ताकि डिफरेंट जो कल्चर मीडिया या फिर डिफरेंट जो रीजन्स है, एथियोलॉजी है, इन्फेक्टिव एथियोलॉजी हो गई आदि को रूल आउट करने के लिए। उसके बाद अगर वहाँ पे प्यूरिनेंट डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे माइक्रोबियल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग जो भी प्यूरिनेंट डिस्चार्ज है उसका कल्चर कर सकते हैं। तो ये 2-3 लैब इन्वेस्टिगेशन हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली ट्रीटमेंट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, कि जिस वजह से हो रहा है उस कॉज को ही क्या करें? ट्रीट करें। दूसरा आता है नॉन स्पेसिफिक सपोर्टिव थेरेपी देते हैं, मतलब कि जिसमें हम लोग ट्रीटमेंट को मतलब कॉज को ट्रीट नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारे सिम्टम्स है उसको कम करने के लिए सपोर्टिव थेरेपी दे रहे हैं। और तीसरा आता है कि फिजिकल एंड द जनरल्स मेजर लेने का।
तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आता है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या है, अगर इन्फेक्टिव कंडीशन है तो ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी फंगल या फिर एंटी प्रोटोजोअल देंगे, जो क्या करेगा, अगर इन्फेक्टिव कंडीशन है जो कि हम लोग ने 6 etiologies देखी, उसके में से किसी भी कारण से है तो वो हम इससे ट्रीट करते हैं। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी फंगल देते हैं, ताकि जो सिस्टमिक कंडीशन है या फिर जब ट्रॉपिकल से ट्रीट ना हो तो सिस्टमिकली उसको देके क्या कर सके, ट्रीट कर सकें। सेकेंड कंडीशन आते हैं कि हम लोग क्या देते हैं, नॉन स्पेसिफिक सपोर्टिव थेरेपी देते हैं। तो इसमें हम लोग साइक्लोपेजिक ड्रग देते हैं जिसमें 1% एट्रोपिन देते हैं, साथ ही साथ सिस्टमिक एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, और विटामिन देते हैं जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो। तो ये सारी चीज़ें देते हैं ताकि जो भी विटामिन डिफिशियंसी रिलेटेड अल्सरेटिव केराटाइटिस है या फिर अदर कंडीशन है वो ट्रीट किए जा सके। और इनसे भी अगर नहीं ट्रीट हो रहा है तो लास्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, केराटोप्लास्टी जो सर्जरी होती है वो ट्रीट करते हैं, ताकि जो कंडीशन है उसको ट्रीट किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं विद इन द होल कॉर्निया एंड द डिजीजेस ऑफ द कॉर्निया। तो इसमें क्या क्या याद रखना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉर्निया के बारे में आपको याद रख, कॉर्निया होता क्या है, कॉर्निया के डायमेंशन क्या है, कॉर्निया की हिस्टोलॉजी क्या है, उसके 6 लेयर जो है वो भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो अच्छे से याद करना है। इसकी ब्लड सप्लाई जो कि एंटीरियर सिलरी वेसल, और नर्व सप्लाई एंटीरियर सिलरी नर्व जो कि ब्रांच ऑफ 5th क्रेनियल नर्व्स है वो सप्लाई करती है। अप्लाइड फिजियोलॉजी में इसके फंक्शन याद करना है कि एक तो रिफ्रैक्टिव मीडियम फॉर्म करती है, दूसरा प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद कॉर्निया ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करती है, इसके रीजंस आपको अच्छे से आने चाहिए कि ये क्या होता है। कॉर्नियल के जो लेमेला होता है उनमें पेकुलर अरेंजमेंट होता है, कॉर्निया की अवेस्कुलरिटी होने के कारण वो ट्रांसपेरेंट होता है, और इसमें 78% ऑफ वाटर और कॉर्नियल क्रिस्टलिन्स देखने को मिलते हैं। मेटाबॉलिक में जो एपिथेलियम होता है 10 टाइम्स मच थिकर होता है एज कम्पेयर टू द एंडोथेलियम, इसलिए उसको ज़्यादा मेटाबॉलिक सब्सट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। और जो सॉल्यूट होता है वो कहाँ से मिलता है, एक्वस ह्यूमर से, और ऑक्सीजन जो होता है डायरेक्ट एयर फ्लेम या फिर एक्वस ह्यूमर से मिल सकता है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन याद कर लेना है आपको, और साथ ही साथ कंजेनाइटल एनामलीज, केराटाइटिस क्या होता है, अल्सरेटिव, नॉन अल्सरेटिव केराटाइटिस, उसके एटियोलॉजिस, इन्फेक्टिव एटियोलॉजिस, एलर्जिक एटियोलॉजिस, ट्रॉफिक एटियोलॉजिस, ये सारी कंडीशन देखना है। और लास्ट में लैब इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा कॉर्निया के डायमेंशन और उसकी अवेस्कुलरिटी कैसे मेंटेन होती है, ये सारी चीज़ें। और ट्रीटमेंट में सबसे ये सब में कॉमन रहता है कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देंगे, नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देंगे, और फिजिकल या जनरल मेजर्स में बेसिकली वहाँ पे सर्जरी लास्ट कंडीशन में देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमें होल देखने को मिलते हैं विद इन द कॉर्निया। तो होप आपको कॉर्निया रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। फर्दर ऐसे ही टॉपिक्स इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड अपडेट प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।